हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाऊंगा और उसके बाद आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि डगर डगर कदम कदम पे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला हूं तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना तेरा रूप सारे मुल्क का सबाब है, ये माना तेरा रूप सारे मुल्क का सबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। तो इसी लाइन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि एसएससी जेईई में फेल होने के कुछ क्या मेन रीजंस हैं जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो और इस एग्जाम में आप फेल हो जाते हो। उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एसएससी जेईई के लिए या और भी जितने जेईई के एग्जाम है उसके लिए बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, तीनों ब्रांच के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट हो चुका है करियर विल ऐप पे। उसका अगर आपको डेमो देखना है तो आप करियर विल ऐप पे जाकर के देख सकते हैं। आप करियर विल ऐप के जेईई एग्जाम के सेक्शन में जाएंगे तो जेईई एग्जाम के सेक्शन में आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या सिविल का जो बैच चल रहा है। उसके अलावा अगर और आपको बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या जरूरत पड़ी तो आप फोन भी कर सकते हैं 7266056451। इस पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे या फिर फोन कर सकते हैं अगर आपको बैच से रिलेटेड और कोई इंक्वायरी है जो आपसे आपको एड्रेस नहीं की गई है, बट आप ऐप पे जाकर के डेमो देखेंगे या इंट्रो वीडियो ऐप पे जाकर के देखेंगे तो आपको बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो सबसे पहला रीजन मुझे समझ में आया है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, उनकी बातों को सुनते सुनते, कि क्या सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो इस एग्जाम में फेल हो पाते हैं, तो पहला रीजन है आपका जीएस ना पढ़ना या ज्यादा ही पढ़ना। देखो, एसएससी जेईई के एग्जाम में 50 नंबर की जीएस आती है और इस 50 नंबर को बच्चा कई बार बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है। वो टेक्निकल में घूमता रहता है, टेक्निकल में मजा आता है पढ़ने में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, या सिविल का बच्चा है तो आरसीसी पढ़ता है, सोम पढ़ता है, सॉइल पढ़ता है, मैकेनिकल का बच्चा थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ता है या रीजनिंग पढ़ता है, नॉन टेक में जाता है, तो जीएस उसको थोड़ा सा बोरिंग सी लगती है, इंटरेस्टिंग सी नहीं लगती है और इसके चक्कर में वो जीएस को नेग्लेक्ट कर देता है और फिर नंबर कितने आते हैं 4, 5, 6, 8, 9, मतलब इकाई में ही नंबर रह जाता है, दहाई तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप जीएस को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हो तो आप टेक्निकल में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, रीजनिंग में आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जीएस में भी आपको ठीक ठाक स्कोर तो ले ही आना चाहिए। कम से कम 20-25 नंबर की कोशिश करो, 30 तक ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। जब आप 7-8 नंबर तक रह जाते हो जीएस में तो वहां पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है टेक्निकल में स्कोर करने का ज्यादा या रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने का। तो जीएस अगर आप नहीं पढ़ते हो वो लापरवाही, आप उसको पढ़ो। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता जीएस तो आप क्या करो, पतली सी एक बुक आती है मनोहर पब्लिकेशन की, मनोहर पांडे की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली सी आती है, आप उसको एटलीस्ट पढ़ लो कि अगर वहां से सवाल आए तो आपका काम हो जाए। उसके अलावा आप जीएस स्पेशल का बैच आपने करियर विल ऐप पे ज्वाइन किया होगा, वहां से आपने नोट्स बनाया होगा, उस बैच को भी आप पढ़ करके अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है कि ठीक है 10 दिन 20 दिन बचा हुआ है या कम से कम कहां से थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो आप इस पतली सी जो बुक आती है मनोहर पांडे की और पब्लिकेशन का नाम अरिहंत पब्लिकेशन, वहां से पढ़ सकते हैं। या अगर आपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कुछ बच्चे क्या होता है जीएस बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बिल्कुल रिसर्च करने लगते हैं, उनको लगता है कि आरएनडी करना ही है उनको या साइंटिस्ट बनना है। भाई, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे एसएससी कंडक्ट कराती है तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। आप ऑप्शन देखना है, आपको आंसर बता टिक कर देना, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी काम हो जाता है। तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं कि नहीं सर हम तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ के इस बार पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। नहीं, आपको एग्जाम की जरूरत को सीखना है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है जीएस में या बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, ठीक ठाक तरीके से जीएस पे आपको कुछ टाइम देना है। अगर आपने जीएस में 20 के ऊपर स्कोर कर लिया तो मान लीजिए आपका स्कोर ठीक ठाक है, आप 30 तक पहुंचने की कोशिश करो। 30-35 अगर आप ले आ रहे हो तो आप जीएस से बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो, तो आप 25-30 तक लाने की कोशिश करो। 50 का टारगेट मत करना। रीजनिंग में 50 में 45 तक 48 तक ले आया जा सकता है,
टेक्निकल में भी 100 में आप 90 85 तक ले आ सकते हो। जीएस में 50 में 45 और 40 का टारगेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आप 30 का टारगेट 25 का टारगेट बना के चलोगे तो आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो जो पहला रीजन मुझे समझ में आया कि जीएस को या तो बिल्कुल छोड़ देना या उसमें बहुत ज्यादा डूब जाना, तो आपको ना तो डूबना है ना तो छोड़ना है, बीच के रास्ते को पकड़ना है। दूसरा, स्पीड ना होना। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं एसएससी जेईई की, तो 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे, यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, यानी लगभग एक सवाल पे आपको 35 सेकंड का टाइम मिलता है। अब उसी 35 सेकंड में सवाल को पढ़ना भी है, आंसर टिक भी करना है, सॉल्व भी करना है, तो आप समझ सकते हो कि कितना कम टाइम मिलता है आपको। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो इस एग्जाम में आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो सवाल को सॉल्व कर लेते हैं अगर उनको पूरा टाइम दिया जाए तो, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए तो, मगर कम टाइम में जब सवाल सॉल्व करना होता है तो उनकी कलम रुक जाती है, घबरा जाते हैं। तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड कैसे आएगी? जब बार बार आप सवालों को सॉल्व करोगे तो वहां से आप कुछ निष्कर्ष निकालोगे, कुछ निचोड़ निकालोगे और उसका इस्तेमाल आप करोगे। तो स्पीड की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, या जो रीजनिंग वगैरह के सवाल है उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना स्पीड के आप इस एग्जाम में तो एटलीस्ट बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सवाल पे आपको हार्डली 35 सेकंड का टाइम मिलता है। अगला जो है वो है टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस ना करना। कई बार बच्चों को लगता है कि ठीक सर पढ़ लिया सब कुछ, अब सीधे एग्जाम में ही जाके परफॉर्म करेंगे, सर बहुत अच्छी तैयारी है, एग्जाम को इस बार फोड़ देंगे। मैं बोलता हूं टेस्ट सीरीज वगैरह दिए हो 2-4? हाँ सर, एक सब्जेक्ट की दिया था, 2 सब्जेक्ट की दिया था। फुल टेस्ट सीरीज बेटा एक भी नहीं दियो? नहीं सर, फुल तो एक भी नहीं दे पाया सर, लेकिन एग्जाम में अच्छा जाके करेंगे। भाई एग्जाम में आप वही परफॉर्म कर पाओगे जैसी तैयारी आपकी होगी, टेस्ट सीरीज में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा। आपको अगर लगता है कि आप टेस्ट सीरीज में बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में भी बेहतर होगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज में खराब परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये मान लो कि एग्जाम में भी परफॉर्मेंस आपकी कुछ वैसी ही 19-20 रहेगी। बहुत रेयर चांस है कि आप टेस्ट सीरीज में अच्छा करो और एग्जाम में खराब हो जाए, या टेस्ट सीरीज में खराब करो एग्जाम में अच्छा हो जाए। 19-20 एक जैसा ही पैटर्न रहता है। तो जितना ज्यादा खून पसीना आप एग्जाम के पहले बहा दोगे, टेस्ट सीरीज में बहाओगे, एग्जाम में उतनी ही शांति से आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज एक तरीके से प्रैक्टिस है, एक मौका है आपके पास उन सारे पैटर्न को उतने टाइम में सवालों को सॉल्व करने के लिए। आपके पास वो स्टेमिना है कि नहीं है कि लगातार 2 घंटे बैठ करके 200 सवाल आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और एग्जाम का जो एक्चुअल प्रेशर है उसको आप झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। तो इन सब सारी चीजों को आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से थोड़ा सा सीखते हो। तो रियल एटमॉस्फेयर जो एग्जाम में मिलता है, आप सीधे एग्जाम में ही जाकर के बैठ जाओगे तो गलतियां करोगे ही, लेकिन वो रियल एग्जाम वाला माहौल थोड़ा बहुत आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो आप 2, 5, 10, 20 टेस्ट सीरीज जब दोगे तो थोड़ा बहुत आपको एहसास होगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, क्या स्पीड आपकी स्लो है, या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो आप, या क्या दिक्कत हो रही है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद जो आपके नंबर कम आएंगे, फिर उसके बेसिस पे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करोगे। तो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है। जो भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगती हो, 1-2 अच्छी जो है उसमें आप प्रैक्टिस करो। 6, 4, 10, 20, 25, 30 जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है, टाइम बचे, उतनी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस आप करो। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। और टेस्ट सीरीज से जो नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको भी अपने नोट्स में ऐड करो। हो सकता है कोई टॉपिक आपके क्लास नोट्स में ना हो, मगर आप टेस्ट सीरीज जब दो तो उसमें नया क्वेश्चन आपको मिले और नए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सीखो, या कोई निचोड़ मिलता है तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स या नोट्स में ऐड करो, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प कर पाए। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व ना करना। एसएससी जेईई का जो एग्जाम है इसमें नॉर्मली क्वेश्चन नए बहुत कम बनते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार एसएससी जेईई में बिल्कुल नए क्वेश्चन पैदा किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कॉपी ही होता है, चाहे वो एसएससी चाहे वो आईईएस का क्वेश्चन हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाए कि जो सवाल 5 साल पहले आईईएस में था वो इस बार एसएससी जेईई में आ गया, ऐसा होता है। या और किसी एग्जाम का क्वेश्चन आपके इस बार एसएससी जेईई में आ जाए, या फिर हो सकता है किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में। भाई कई सारी ऑब्जेक्टिव की अच्छी बुक्स हैं, वहां से सवाल आ जाता है। तो आपको एटलीस्ट, बुक्स तो बहुत सारी हैं, वहां से प्रैक्टिस करना बाद की बात, लेकिन एटलीस्ट आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसएससी जेईई के और आईईएस के, उनको आप सॉल्व करिए। एसएससी जेईई के पिछले 10-15 सालों के जो भी सवाल हैं उनको आप जब करोगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा सवाल पूछने का तरीका कैसा है एग्जामिनर का, या किस एरिया से सवाल ज्यादा आता है,
किस एरिया से सवाल कम आता है, तो उस एरिया पे आप ज्यादा फोकस कर पाओगे जहां से ज्यादा सवाल आता है। आपको ये पता चलेगा कि एसएससीजे में कई बार वन लाइनर सवाल ज्यादा आ जाते हैं, डेटा बेस्ड सवाल ज्यादा आ जाते हैं, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड कर पाओगे। तो एसएससीजे के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए। आईईएस के आपको पिछले 10, 12, 15 सालों के क्वेश्चन करने हैं टेक्निकल के, वहां से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, 10, 20, 25% तक क्वेश्चन कॉपी हो जाता है। तो आईईएस और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना है। साथ साथ जो नॉन टेक्निकल का हिस्सा जैसे रीजनिंग है या जीएस का जो पार्ट है, अब जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब रीजनिंग मान लीजिए आप अच्छी करना चाहते हो, तो सबसे पहले एसएससी जेई में जितने पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए उसकी प्रैक्टिस आप कर लो भाई। पिछले 10 सालों में जो एसएससी जेई में पूछे गए उसको कर लो, उसको करने के बाद फिर जो सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए उसकी प्रैक्टिस आप कर लो। तो अगर आप जीएस के लिए या रीजनिंग के लिए एसएससी सीजीएल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, तो वहां से भी सवाल कॉपी होने की संभावना रहती है आपके जेई के एग्जाम में। अब सीजीएल से टेक्निकल का सवाल तो कॉपी होगा नहीं, वहां से नॉन टेक का ही सवाल कॉपी होगा। तो जीएस और रीजनिंग में आपको मदद जरूर मिलेगी अगर आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो, टेक्निकल को और नॉन टेक्निकल को। उसके बाद नॉन टेक्निकल के लिए सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, और टेक्निकल के लिए आईईएस वगैरह के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप करो, वहां से आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। और किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, किसी भी एग्जाम की, एक्स वाई जेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से मेहनत से पढ़ के नहीं जाते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करोगे आप? अरे बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? चिंटू कह रहा है सर मजा नहीं आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने में, बोरिंग सा लगता है, बार बार वही। अरे बार बार वही करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर को, 1 बार 2 बार 4 बार तब तक करो जब तक सवाल देखते ही आंसर टिक ना कर दो तुरंत। कई बच्चे तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल होता है, कैलकुलेशन होती है, लेकिन उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, टिक कर देते, ए 4.5 रटा होता है उनको। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता है, फिर भी वही 4.5 टिक कर देते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। उसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने देखा है कि क्वेश्चन को ईगो पर ले लेना। मतलब आपके पास एक सवाल पे 35 सेकंड का टाइम है, 35 सेकंड में पढ़ना है, उसी में टिक भी करना है, तो 5 सेकंड तो समझ लो पढ़ने में टिक करने में चला गया, बचा 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में छोटा सवाल है, डेटाबेस सवाल है तो हो जाएगा। कई बार न्यूमेरिकल मिल जाता है आपको और आपको लगता है ये न्यूमेरिकल तो हमने पढ़ा हुआ है, ये किताब में देखा था, सर ने, राजकुमार सर ने नोट्स में कराया है। अब आप उसको देख करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो, यार इसको तो कई बार सॉल्व किया है, एग्जाम में आ गया तो फिर यहाँ तो सही होना ही चाहिए, तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो और 4-5 मिनट का टाइम कई बार चला जाता है और एग्जाम में आंसर भी कई बार सही नहीं निकलता है प्रेशर में। तो आपको क्या करना है कि ऐसा कोई भी सवाल जो आपको लगता है थोड़ा सा लेंथी है या जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो कि आप इसको अगर अटेम्प्ट करोगे तो 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक आप इसको सॉल्व कर लोगे, उसको थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दो या फाइनली छोड़ ही दो भाई। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में उसको देख लेना, ऐसा सवाल अगर कोई है तो हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ दो। कई बार आप क्या करते हो कि आपका कोई सब्जेक्ट मान लीजिए बहुत मजबूत है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन आपकी बहुत स्ट्रांग है और ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल आ गया और उस ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल को आपने बार बार प्रैक्टिस किया है और आपको लगा कि नहीं मैंने प्रैक्टिस किया, मैं एग्जाम में करके रहूंगा। फायदा क्या इतनी प्रैक्टिस का जब एग्जाम में ना कर पाए? आप इमोशनल हो जाते हो और उसी इमोशनल टेंडेंसी के शिकार हो जाते हो। आप 2-3 मिनट आप दे देते हो, आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आप प्रेशर में आ जाते हो, यार 3 मिनट तो बर्बाद हो गया, आंसर भी नहीं आया, फिर से इसी को कर लेते हैं, अब दूसरा सवाल क्यों करें, 4 मिनट खर्च किया, 2 मिनट और खर्च कर लेते हैं, दोबारा करते हो फिर नहीं आता है, 10 मिनट जब लग जाता है तो इस बार तो एसएससी जेई गया, चलो फिर अगली बार तैयारी करेंगे, करेला पे बैच आया जेई का ज्वाइन कर लेते हैं। आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे सवाल सही नहीं करने होते हैं, आपको उतने ही सवाल सही करने की कोशिश करनी चाहिए जितने से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओ। कि 200 सवाल आए तो 200 के 200 तो आप नहीं सही कर पाओगे, उसके चक्कर में फिर आपका रायता फैलेगा। तो आप कुछ सवाल छोड़ दो, अगर लगता है कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, भले आप पढ़ के आए हो, आपको अच्छे से आता है, उसको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए छोड़ दो, बाद में टाइम बचेगा तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं टाइम बचेगा छोड़ देंगे। वरना क्या होता है कि कोई लेंदी सवाल है, 4 मिनट का टाइम लग गया और मिला 1 नंबर, और आगे 4-5 ऐसे सवाल छूट गए जो 1 लाइनर के थे, फार्मूला बेस्ड तुरंत देख के टिक करने थे। तो आप कम से कम 200 सवालों को एक बार पूरा पढ़ लेना,
कि कोई आसान सवाल तो आपसे छूटे ना। उसके बाद सेकंड राउंड में उन सवालों को करना जो थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं, या थर्ड राउंड में अगर आप जाते हो तो उन सवालों को करना जो थोड़े से और लेंथी हैं। तो आपको सवालों को ईगो पर नहीं लेना है कि इस सब्जेक्ट में हमने बहुत मेहनत की है, टीचर बहुत शानदार था, तो इस सब्जेक्ट का ये न्यूमेरिकल तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको ईगो पे नहीं लेना। कई बार आप जो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जाते हो वहां से सवाल सही हो जाते हैं, और जो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो वहां से सवाल गलत हो जाते हैं। ये सब चलता रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है रटने की क्षमता का ना हो पाना। देखो, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, बट वो रट नहीं पाते हैं डेटाबेस चीजों को, फैक्चुअल चीजों को। उनको लगता है यार ये सब चीजें रटी नहीं जा सकती, या रटते हैं तो भूल जाते हैं। आप जिस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, एसएससी जेई को, यहां पे आपके पास कई सारे वन लाइनर या डेटाबेस चीजें आएंगी। मान लीजिए सवाल आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, आपको नहीं याद है। या आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपको नहीं याद है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, आपको नहीं याद है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी होती है, आपको नहीं याद है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आते हैं। इन सवालों में आपके नॉलेज, आपके टैलेंट का, इंटेलिजेंस लेवल का कोई लेना देना नहीं। आपके पास रटने की क्षमता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं रटने की क्षमता है तो फिर छोड़ के आओगे। भाई टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ाया हो, हम तो लिखवा ही देंगे ना रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस, खत्म कहानी। उसमें क्या समझाना है कि 4.5 है या 3.5 है तो कैसे याद करें, वो सब काम आपका है, उसको बार बार लिखना और रटना। तो ऐसे सिविल मैकेनिकल में भी होता है। तो आपके पास जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लो और उसको बार बार देखा करो। आप बार बार देखोगे तभी याद होगा, एक दो बार पढ़ने से चीजें भूल जाती हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आता नहीं है कि हाँ चलो एक सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे देंगे। जहां 8-10 सब्जेक्ट आते हैं, नॉन टेक्निकल भी आता है, तो आपको बार बार ऐसे चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करनी है, तभी डेटा बेस्ड चीजें आप याद रख पाओगे। ऐसे मैं कई सारे बच्चों को जानता हूं कि अगर आप उनको सवाल दे दीजिए कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लेंगे, मगर थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बेस्ड चीजें दे दीजिए तो गलत कर देते हैं। तो आप जिस एग्जाम को देते हो उसमें सवालों की संख्या ज्यादा है, टाइम कम है, 35 मिनट का 35 सेकंड का टाइम आपको मिलता है एक सवाल पे लगभग। तो कुछ सवाल तो रहेंगे ही डेटा बेस्ड फैक्चुअल, तो वहां से समय बचाओ। अब आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, आपको रटा तुरंत टिक मार के अगले सवाल पे बढ़ जाओ। तो ऐसे 4-6 सवाल जब मिलेंगे तो वहां पे आप टिक करोगे, टाइम कम लगेगा, 5-7 सेकंड 10 सेकंड में काम हो गया। यहां से टाइम बचाओ और ये टाइम कुछ उन सवालों पे लगा दो जो थोड़े से लंबे हैं। हो सकता है कोई सवाल न्यूमेरिकल हो जो 1 मिनट के आसपास का हो, तो वहां पे जो टाइम 1 मिनट लगाओगे, 1.5 मिनट, तो टाइम एवरेज कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि एवरेज टाइम तो 35 सेकंड का मिल रहा है, आप कुछ सवालों पे 1-1 मिनट का टाइम लगा रहे हो। तो 1-1 मिनट का टाइम लगा रहे हो ज्यादा, तो कहीं से टाइम बचेगा भी। तो वो चीजें फैक्चुअल जो डेटाबेस न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां से आप टाइम बचा सकते हो। तो रटने की क्षमता थोड़ा सा डेवलप करो। भले आपको बुरा लगता है लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें ऐसी चीजों को लिखते जाइए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो रीजंस आपको बताए गए इन पे आप ध्यान देंगे और एसएससी जेईई का जो एग्जाम नवंबर में प्रस्तावित है उसमें आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। बाकी टेक्निकल का बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो चुका है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए। तो आप ऐप पे जाकर के जेईई एग्जाम के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे बैच दिखेगा, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी और सिविल का भी। और डेमो वीडियो आपको देखनी है तो वहां जाके आप ऐप पे सारे सब्जेक्ट की डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, तीनों में से किसी ब्रांच की। बाकी अगर आपको कोई और इशू बैच वगैरह से रिलेटेड है तो या तो आप करियर विल के हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, जो नंबर आपके पास हो गया पोस्टर पे आप देखते हो, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इमरजेंसी है तो फोन भी कर सकते हो, बट कोशिश करो आप व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपनी तैयारी मेहनत के साथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।